हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट में हम पढ़ेंगे डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मृत्युकालिक जो कथन हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 में दिया गया है। ये टॉपिक इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना केवल एलएलबी के लिए बल्कि जुडिशियल एग्जाम्स के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से क्वेश्चन पुट हो ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32। इस शब्द से ही समझ में आ गया होगा कि हम क्या देखने वाले हैं। वे कथन जो कि मरने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं, वे कथन जो मरने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं, वे साक्ष्य में कितने रेलेवेंट होते हैं, वे एविडेंस के तौर पर कितना रेलेवेंट है। क्योंकि सेक्शन 5 से लेके 55 तक हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बीच में हम जितने सेक्शन है वो सब के सब सेक्शन यही डील करते हैं कि कौन से फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट हैं और कौन से फैक्टिंग इश्यू हैं, यानी कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य। यही सब इन सेक्शंस के बीच में है। तो सेक्शन 32 भी यही बताएगा कि मृत्युकालिक कथन है जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एविडेंस के तौर पर कितना वजन रखता है, कितना वैलिड है, वो कहाँ उसको स्वीकार किया जाता है और किन परिस्थितियों में वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कहाँ स्वीकार किया जाता है ये तो हम देखेंगे, पर कहाँ नहीं किया जाता है उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल क्या है कि अगर मरने वाला व्यक्ति मरा ही ना हो, मरने वाला व्यक्ति जिसने कथन किए हैं, जिसने कोई स्टेटमेंट दिया है और अगर वो नहीं मरा है तो वहां पर सेक्शन 32 अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे बड़ी मोटी मोटी सी बात यह है कि सेक्शन 32 कहाँ अप्लाई होगा, जहां व्यक्ति मर चुका हो, यानी कि उसका मरना जरूरी है। चलिए अब सेक्शन 32 के अंदर सबसे क्या है, एसेंशियल कंडीशन देखेंगे। इसको 8 पार्ट्स में ये सेक्शन 32 बताएगा कि उसके 32 का क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है और वो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग भाग में डिवाइड किए गए हैं। एसेंशियल कंडीशन क्या है, ऐसे कथन का संबंध क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या मैंने बताई, मृत्यु से, यानी कि उसका मरना जरूरी है। यह परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जो मृत्यु के कारण को बता रही हो, जिससे कि मृत्यु हुई हो। ऐसी परिस्थितियों में होना चाहिए कि जिससे मृत्यु हुई है, यानी कि उसकी डेथ होनी चाहिए और सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर उसकी डेथ होनी जरूरी थी। डेथ के अपने रीजन वो व्यक्ति वहां बताएगा। ऐसे कथन करने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, क्या होना चाहिए, उसकी मरना उसका जरूरी है। और अगर मान लीजिए कथन करने वाला व्यक्ति जीवित रह जाता है, पहले तो उसे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं और उसने स्टेटमेंट दे दिया, अब मान लीजिए वे व्यक्ति जीवित रह जाता है तो क्या होगा, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो 157 में उसको वहां कवर किया जाएगा। कथन में मृत्यु का कारण बताया जाना जरूरी है। जो डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा है उस व्यक्ति के द्वारा अपनी मृत्यु का यहाँ पे रीजन, किस कारण से उसकी डेथ हुई है, कौन रीजन, क्या रीजन हो सकता है उसका, वो जो रीजन वो है वही उसका डिक्लेरेशन है कि फला फला व्यक्ति ने मेरे को मार दिया है, या मैं इस कंडीशन में मरा हूं, या मेरे साथ ये घटना हुई है। तो वो सारे कथन किस में आएंगे, और उसके बाद में वो व्यक्ति मर जाता है। मैंने जैसे बताया मरना जरूरी है और इस कारण से वो व्यक्ति मर जाता है,
तो उसके द्वारा जो कथन कहे गए हैं वो क्या कहलाएंगे, डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएंगे। अब इसकी एक लैटिन मैक्सिम है, नेमो मोरिटरन प्रोसेस यूबिटर मेंटेरी। इंग्लिश तो है नहीं, ये लैटिन मैक्सिम है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसके अधरों पर हमेशा सत्य का वास होता है। यानी कि जो व्यक्ति मर रहा है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये उम्मीद की जाती है, या ये उपधारणा कह सकते हो आप, ये की जाती है कि मरने वाले व्यक्ति के अधरों पर सदैव सत्य का वास होता है। उसे पता है कि अब वह ज्यादा समय जीवित नहीं रहने वाला, इसलिए वह झूठ नहीं बोलेगा। वह जो भी स्टेटमेंट देगा, वह जो भी बात बोलेगा, वह वो सत्य ही बोलेगा। और इसी कारण से ये स्टेटमेंट लेते हुए ही इस डाइंग डिक्लेरेशन को एक संपुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में माना जाता है। इसे एक वैलिड एविडेंस मानते हैं, एक वजनदार एविडेंस इसको मानते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसे भी होती है जहां पर इसके रेलेवेंट फैक्ट्स अगर इसको नहीं मिलते हैं, कवर नहीं करते हैं, तो ना मिलने पर भी केवल डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर भी सजा दी जा सकती है। वहां पर भी क्या है, एक्यूज्ड को सजा मिल जाएगी। अब हम सोचेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन को हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करने के इसका रीजन क्या हो सकता है। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति मर रहा है तो वो सबसे पहले तो वही कि वो सत्य ही बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। दूसरा रीजन, दूसरे किसी साक्ष्य की पहुंच ना हो, यानी कोई और एविडेंस मिल ही नहीं रहा है, तो उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको ही एज एविडेंस काम में लिया जाएगा। इस कारण से इसको डाइंग डिक्लेरेशन को एज एविडेंस काम में लिया जाता है, इसको साक्ष्य के रूप में काम में लिया जाता है। अंग्रेजी विधि यानी इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ, इन दोनों में भी कुछ फर्क है डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर। और वो फर्क क्या है, इंडियन लॉ में ये कहा गया है कि व्यक्ति के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो किससे रिलेट होना चाहिए, उसकी डेथ से रिलेट होना चाहिए। वहां व्यक्ति को चाहे जो उसके मृत्यु से पहले जो कथन कहे गए हैं वही उसके डाइंग डिक्लेरेशन को मान लिए जाएंगे, डाइंग डिक्लेरेशन में वही कथन उसके मान लिए जाएंगे। चाहे उस व्यक्ति को जिसने वो डिक्लेरेशन किया है, चाहे उस व्यक्ति को जिस समय उसने ये स्टेटमेंट दिया था उसको ये नहीं पता था कि वो मर जाएगा। यानी कि मरने का जो आभास है वो इंडियन लॉ में, भारतीय विधि के अंदर जरूरी नहीं है। उसको इस चीज का नॉलेज होना जरूरी नहीं है कि वो आगे मरने वाला है। और इंग्लिश लॉ में क्या फर्क है, वहां पर डाइंग डिक्लेरेशन को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब उस व्यक्ति का जो ये डिक्लेरेशन कर रहा है उसे पता है कि अब वो मरेगा ही मरेगा। यानी वहां उसका मरने का उसको 100% विश्वास होना चाहिए। पर इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है, वहां पर उसको पता भी नहीं होता कि वो मरने वाला है, और उसके द्वारा जो लास्ट स्टेटमेंट कहा गया है वही स्टेटमेंट उसके मरने के बाद में डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इंग्लिश लॉ में, इंडियन लॉ में हमारे ये फर्क है कि वहां पता होना, उसको पहले से इस चीज का आभास होना जरूरी है कि वो मरने वाला है, और इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लॉ में ऐसा क्यों है, इंग्लिश लॉ में ऐसा क्यों माना जाता है? इसीलिए माना जाता है कि जहां व्यक्ति को अगर ये लगता है कि वो मरने वाला नहीं है, वो नहीं मरेगा, तो वो झूठ भी बोल सकता है। यानी कि उसका
झूठ बोलना भी पॉसिबल है। जब उसको ये भी विश्वास नहीं है कि वो मरेगा या नहीं मरेगा, तो वो कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को ये आभास होना ज्यादा जरूरी है कि वो मरने वाला है, और जब उसको ये आभास रहेगा, उसको ये होगा, तभी वो स्टेटमेंट जो देगा, डाइंग डिक्लेरेशन करेगा, वो पूरी तरीके से सत्य माना जाएगा। ये इंग्लिश लॉ और भारतीय लॉ, जो हमारे इंडियन लॉ है और इंग्लिश लॉ में, उसमें एक मोटा अंतर, बहुत बड़ा अंतर ये है। तो हमने इसकी एसेंशियल कंडीशन देख ली है इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में। हमने जो इसमें डिफरेंसेस है वो भी हमने देख लिए हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि केस इन लॉ के साथ में कहां कहां बिना किसी दूसरे साक्ष्य को लिए भी डाइंग डिक्लेरेशन के हिसाब से सजा दी जा सकती है, यानी किसी और साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, केवल डाइंग डिक्लेरेशन ही अपने आप में बहुत है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मृत्यु की आशंका होना जरूरी इंडियन लॉ में नहीं है, तो इसका ये केस है, और वो केस यहां लिख देती हूं मैं आपको। पाकला नारायण स्वामी वर्सेज सम्राट, या कुछ भी लिख लो, क्वीन सम्राटी, और ये केस है 1939 का। इस मामले में क्या था, इस व्यक्ति को नहीं पता था, इस व्यक्ति की बात नहीं चल रही, ये है क्या है हमारा, ये तो हमारे अपराधी हैं। किसी भी क्रिमिनल मैटर में अभियोजन पक्ष यानी कि जो विक्टिम है उसकी तरफ से कौन केस लड़ता है, हमेशा स्टेट उसकी तरफ से केस लड़ता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को इस बात का नहीं पता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, और वो कुछ स्टेटमेंट यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन देते हुए वह अपनी पत्नी को ये कुछ कहते हुए कि वह फला व्यक्ति से मिलने जा रहा है और कुछ पैसे लेने जा रहा है जो उसने उसको दिए थे, और वह घर से निकल जाता है, और इसके बाद में वो वापस नहीं आता है, उसकी बॉडी मिलती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो उसके द्वारा जो लास्ट स्टेटमेंट जो अपनी पत्नी को कहे गए थे कि मैं फला व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, पैसे लेने जा रहा हूं जो मैंने उसको दिए थे, तो उसके द्वारा ये जो कथन कहे गए थे उस बिहाफ पर जिससे वो पैसे लेने गया, उस व्यक्ति को अपराधी माना गया कि उसने ही उसका मर्डर किया होगा। तो यहाँ पर क्या था कि उसको मृत्यु का आभास नहीं था कि वो मरने वाला है, फिर भी उसके इस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। तो अब हम इसके बाद में और केसेस के साथ में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन जो है उसके आधार पर दोष सिद्धि दी जा सकती है या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे केसेज आए, उनमें डिसीजन आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिल्कुल डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर भी दोष सिद्धि दी जा सकती है। तो ये कुछ केस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जिसमें यही कहा गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर दोष सिद्धि दी जा सकती है, किसी अन्य साक्ष्य के उस साक्ष्य की संपुष्टि के लिए किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला हमारा केस क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज राम सागर यादव, AIR 1985 का ये मामला है। इस केस में कहा गया कि अगर मृत्युकालिक कथन दिया गया है और अगर वह सत्य है और विश्वसनीय है तो केवल उस मृत्युकालिक कथन के आधार पर भी दोष सिद्धि दी जा सकती है।
अभियुक्त को सजा मिल सकती है। नेक्स्ट केस है हमारा रामचंद्र रेड्डी वर्सेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 1976 का ये मामला है। इस मामले में भी यही कहा गया था कि अगर जो मृत्युकालिक कथन है, जो डाइंग डिक्लेरेशन है, उसकी पूरी तरीके से जांच कर लेनी चाहिए कि जब उसने वह कथन कहा है, जब उसने वह डाइंग डिक्लेरेशन किया है, तो वो किसी अन्य इफेक्ट, किसी दूसरे इफेक्ट में तो नहीं था, यानी कि वो जो उसने किया था स्वैच्छिक था, स्वतंत्र था, तथा इस परिस्थिति में था जब उसने ये अपने बारे में बताया कि मेरी मृत्यु का कारण कुछ व्यक्ति है, तो वो उन व्यक्तियों को पहचानता था, उसकी इतना मस्तिष्क काम कर रहा था, उसका माइंड इतना साउंड था कि वो उन व्यक्तियों को पहचानता था जिसने उस पर हमला किया। तो उनको पहचानने की स्थिति में स्वस्थ मस्तिष्क के साथ में रहते हुए, एकदम साउंड माइंड के साथ में उसने अगर आकर डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी उस एक डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर भी दोष सिद्धि दी जा सकती है। ये मामला एक चीज और बताता है, एक वो क्या है कि अगर इस मामले में जो पीड़ित था, जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दी है, जो मृतक व्यक्ति था, उसने आकर अपने ऊपर जिन व्यक्तियों ने उस पर हमला किया उसके बारे में आकर उसने एफआईआर दर्ज करवाई, तब तक उसे ये ज्ञान नहीं था कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद में वह व्यक्ति मर जाएगा। तो उसके द्वारा जो एफआईआर दर्ज करवाई गई वो क्या मानी गई, डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। केवल डाइंग डिक्लेरेशन, उसके आधार पर भी उसको सजा दी गई। और ये क्या था, एफआईआर को भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। ऐसा ही एक मामला और है, और वो कौन सा है, पंजाब राज्य वर्सेज अमरजीत सिंह, एआईआर 1988 का ये मामला है। तो ये दोनों किससे रिलेट भी करते हैं, एफआईआर, जो लास्ट एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो दर्ज करवाई गई थी पुलिस में, पुलिस स्टेशन में, कि मेरी मृत्यु का कारण ये है, ये इस कारण से मैं चोटिल हूं। उस समय उसको ये ज्ञान नहीं था कि वह मरने वाला है, सिर्फ उसने ये कहा कि कुछ व्यक्तियों ने मुझ पे हमला किया है और मेरे को मैं इस तरीके से घायल हुआ हूं। तो यहाँ उनके द्वारा ये जो कथन कहे गए और उन कथनों के बाद में वह अगर घर चला गया और उसके बाद में मर गया, तो उसके द्वारा जो ये लास्ट स्टेटमेंट था जो पुलिस के सामने दिया गया था, एफआईआर के तौर पर दिया गया था, ये क्या माना जाएगा, डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। और यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन का मैंने जैसे बताया कि देखना चाहिए, उसकी पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए कि उसने कोई अंडर प्रेशर तो नहीं दिया है, और वो उन अभियुक्तों को तब तक अच्छे से पहचानता था ना कि उन्होंने ही उस पर हमला किया है। तो यहाँ पे उसका साउंड माइंड और बिना किसी प्रेशर के जो उसका स्टेटमेंट होगा वो क्या माना जाएगा, डाइंग डिक्लेरेशन ही माना जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड नंबर केस पर, दलबीर सिंह वर्सेज पंजाब राज्य 1987 का ये मामला है। इस मामले में कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, कुछ सिद्धांत दिए गए। वो क्या थे, पहला क्या सिद्धांत था कि केवल इस कारण से कि ये मृत्युकालिक ये डाइंग डिक्लेरेशन है और इस कारण से किसी अन्य साक्ष्य के साथ में इसकी संपुष्टि नहीं की है, तो केवल ना संपुष्टि करने के कारण इसको स्वीकार नहीं करना उचित नहीं है। यानी कि संपुष्टि ना होने पर भी डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरा सिद्धांत क्या प्रतिपादित किया गया कि जो स्टेटमेंट दिया गया उसकी अच्छे से विश्वसनीयता की उसकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए, अच्छी से जांच कर लेना चाहिए। थर्ड आपका पॉइंट क्या दिया गया
कि जो ये डाइंग डिक्लेरेशन है ये कॉमनली क्या माना जाएगा, एक कमजोर, एक वीक एविडेंस माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसका कभी भी क्रॉस नहीं होता, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। डाइंग डिक्लेरेशन कभी भी अभियुक्त व्यक्ति के सामने नहीं दिया जाता है। जहां कोर्ट में दोनों पक्ष आमने सामने खड़े होते हैं तो वहां अभियुक्त भी खड़ा होगा और अभियोजन पक्ष भी खड़ा होगा, विक्टिम भी होगा और एक्यूज्ड भी होगा। तो अगर विक्टिम से कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है तो उस समय एक्यूज्ड उसके सामने होगा और उस विक्टिम से उसका क्रॉस भी किया जा सकता है। पर यहाँ पर जहां डाइंग डिक्लेरेशन होता है वहां पर व्यक्ति क्या होता है, मर रहा होता है और मर चुका होता है, तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन में आएगा। व्यक्ति मर चुका होता है तो मरने के बाद में उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका क्रॉस नहीं हो सकता। क्रॉस कैसे होगा? क्योंकि वह व्यक्ति तो मर चुका है और उसने जो स्टेटमेंट किसी अन्य व्यक्ति को दिया है जो न्यायालय में देगा वो एविडेंस क्या कहलाएगा? वो हियरसे एविडेंस कहलाएगा, यानी अनुश्रुत साक्ष्य कहलाएगा। और अनुश्रुत साक्ष्य यानी कि हियरसे एविडेंस का कभी भी क्रॉस नहीं होता है। हियरसे एविडेंस पर हमने सेपरेट वीडियो पहले से ही बना लिया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको पढ़ लेना। तो ये दलबीर सिंह के मामले में ये कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। अगर थर्ड पॉइंट तक हम आ चुके थे कि वो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, वो थोड़ा कमजोर साक्ष्य माना जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या माना जाता है? एक वीक एविडेंस माना जाता है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या आया कि अगर मान लीजिए वो स्टेटमेंट जो डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट है वह अगर मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है और लिख लिया जाता है तो वो स्टेटमेंट, वो साक्ष्य पूरी तरीके से विश्वसनीय होगा और उतना ही सॉलिड होगा जितने आपके डॉक्यूमेंट्री या ऑरल एविडेंस होते हैं। डॉक्यूमेंट्री या ऑरल एविडेंस है उतना ही वो भी सॉलिड एविडेंस माना जाएगा। ये कुछ सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किए गए। उस साक्ष्य की पूरी तरीके से उसकी विश्वसनीयता की जांच भी कर लेनी चाहिए। इस मामले में ये बताया गया कि इस मामले में भी डाइंग डिक्लेरेशन को आधार पर दोष सिद्धि दे दी गई। केवल डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर ही दोष सिद्धि दे दी गई है और कुछ सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किए जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट केस आता है आपका कलावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2009 का है। शारदा वर्सेस राजस्थान राज्य 2010 का भी ये मामला है। इन दोनों केसों में यही कहा गया कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन पूरी तरीके से सही है, सत्य है, विश्वसनीय है और स्वेच्छा से यानी कि इच्छा से दिया गया है, बिना किसी प्रेशर के अगर वो स्टेटमेंट दिया गया है तो अकेला वो स्टेटमेंट ही, वो एविडेंस ही पर्याप्त है सजा दिलवाने के लिए। अभियुक्त को सजा दिलवाने के लिए वो अकेला स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है। किसी दूसरे स्टेटमेंट के साथ में उसकी संपुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों केसों में वही कहा गया है। नेक्स्ट केस आता है आपका आशाबाई एवं अन्य वर्सेज पंजाब राज्य 2013 का ये मामला है। इस मामले में मृतक द्वारा, जो व्यक्ति मर रहा था, मर चुका, उसके द्वारा डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया और वो भी 4 स्टेटमेंट दिए गए और चारों स्टेटमेंट में कुछ कुछ फर्क था, यानी कि वो स्टेटमेंट एकदम एक जैसे नहीं थे, एक दूसरे से रिलेट नहीं थे, एकदम एक जैसे नहीं थे, चारों स्टेटमेंटों में कुछ ना कुछ फर्क था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये कहा कि अगर मान लीजिए उन चारों स्टेटमेंट में फर्क भी है तो भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो विश्वसनीय नहीं है। यानी कि अगर थोड़ा थोड़ा फर्क हो भी सकता है
तो उस होने से उसकी विश्वसनीयता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या देखा जाएगा? सिर्फ ये देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है, जो मृतक व्यक्ति है जिसने ये डाइंग डिक्लेरेशन किया है, वो जिस समय उसने वो स्टेटमेंट दिया साउंड माइंड का था, यानी स्वस्थ मस्तिष्क का था और बिना किसी प्रेशर के दिया था। तो यहाँ पर उन चारों स्टेटमेंट को कोलैबोरेट करके देखा जा सकता है, उसको पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जाएगा और उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाएंगे। ये मामला मैंने आपको बता ही दिया, एफआईआर से रिलेट है कि एफआईआर अगर करवाई जाती है लास्ट स्टेट में तो वो भी क्या होगा? डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, चाहे उसको मृत्यु का आभास हो या ना हो। ये मैंने आपको बता दिया है। पाकनारायण स्वामी के मामले में वहां पर पाकनारायण स्वामी को इसी बिहाफ पर सजा दिलाई गई थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने मारा था उसको हालांकि ये पता नहीं था कि वो मरने वाला है, पर उसने जो स्टेटमेंट अपनी पत्नी को लास्ट बार दिए थे उसी स्टेटमेंट के आधार पर अभियुक्त को सजा दी गई। अब एक मामला और है जो कि मैं यहां नोट कर देती हूं कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर स्टेटमेंट देता है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में मान लिया जाता है, पर अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता, बोलने की कंडीशन में ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? उसका स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? अब्दुल्ला 1885 का ये मामला है। इस केस में क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, इस मामले में अब्दुल्ला ये जो व्यक्ति है ये यहाँ पे एक्यूज्ड है। इस व्यक्ति ने एक महिला का गर्दन यहां से काट दिया, जिस कारण से वो कुछ भी बोल नहीं पाई, और उसको ये चेक करने के लिए कि वो बोल नहीं पा रही है या वो झूठ बोल रही है, ऐसा करने का नाटक कर रही है, उसको पानी पिला के देखा गया। जब उससे वो पानी का घूंट भी नहीं निगला गया तो वहां पर पता चल गया कि महिला बोलने की स्थिति में नहीं है, परंतु उसने इशारों ही इशारों में ये बता दिया कि अब्दुल्ला ने ही उसको मारा है। तो यहाँ पर इशारों और संकेतों के द्वारा भी अगर कोई व्यक्ति अपना डाइंग डिक्लेरेशन देता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी एक एविडेंस मान लिया जाएगा और उसके आधार पर भी क्या होगी? दोष सिद्धि दी जा सकती है। तो उस महिला के द्वारा जिसका गर्दन काट दी गई थी उसके केवल संकेतों और इशारों के मात्र आधार पर, इस आधार पर ही अब्दुल्ला को सजा दी गई थी। तो ये है हमारा डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन हालांकि मैंने जैसे बताया कि एक वीक एविडेंस होता है, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर कोई और एविडेंस नहीं मिल पाता है और अगर वह पूरी तरीके से विश्वसनीय है तो वहां पर उस एविडेंस को, इस डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया जाता है और इसके आधार पर सजा भी मिलती है। तो आज का हमारा ये डाइंग डिक्लेरेशन का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।